नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। और बात आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का बहुत ज़्यादा पेपरों में हल्ला हो रहा है और होनी भी चाहिए। सरकार ने तो कहा था कि हर साल हम भर्तियाँ निकालेंगे, हर साल दरोगा की भर्ती निकालेंगे, हर साल सिपाही की भर्ती निकालेंगे। लेकिन जो भी कारण रहा, कोविड है, दुनिया ये तमाम कारण रहे होंगे, नहीं निकाल पाई। तो अभी उन्होंने घोषणा हो रही कि जल्द ही मई में, वैसे कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तो जून लग गया है और आधा जून खत्म भी हो गया है, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन संभावना है कि जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आना चाहिए भी, क्योंकि बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं, उनका स्थान खाली हो रहा है। और भर्ती जो है, एक भर्ती जितने समय में पूरी होती है उसके उनसे कई हजार लोग, ज़्यादा लोग रिटायर हो जाते हैं। तो हमें देखने में लगता है कि 40,000 भर्ती हो रही, 30,000 भर्ती हो रही, लेकिन तब तक आप देखिए तो उससे ज़्यादा लोग रिटायर हो चुके होते हैं, तो उनका स्थान तो रिक्त ही हो जाता है। तो ये आंकड़ा अगर आप अनुमान लगाएं कि अभी भर्ती हुई है, तो अभी भर्ती क्या, अभी 18 वाली में भर्ती हुई थी, तो वैसे भी आप देखिए 3-4 साल हो गए और इस बीच में कितने लोग रिटायर हो गए होंगे। तो अगर उस समय स्थान नहीं भी था तो अब तक स्थान बन गए होंगे, नई भर्ती होने के पूरे स्थान बन गए। और आप जानते हैं कि एक पुलिस का और एक नागरिक का रेशियो होता है, उस रेशियो में पुलिस अधिकारियों का होना जरूरी भी है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में भी आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत में नंबर 1 है। कई देशों से ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है। तो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भी संभालने के लिए अच्छी खासी पुलिस बल की आवश्यकता होती है उत्तर प्रदेश में। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है कि सरकार में भर्तियाँ नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो लेकिन जैसे अभी दरोगा का भर्ती हो रहा है, तो जो लोग तैयारी कर पाए, कुछ भी अपवाद रहे हों, लोग तमाम अपवाद कह रहे हैं कि जुगाड़ लगा या जो भी लगा, मैं उनकी बातें नहीं कर रहे और उनकी बातें करके आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें कई ऐसे बच्चे हमारे भी हैं कि जिनके नाम आए हुए हैं और वो फ्रेश हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। अब देखिए, तो ये अगर आप लगाएं तो अगर इस तरह से अभी रिजल्ट आया हुआ है, 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया हुआ था फाइनल, और अगर ज्वाइनिंग करा देते हैं तो उनको तो नौकरी मिल गई ना। आप मनाते रहिए, कुछ भी मनाते रहिए। इसी प्रकार से अगर सिपाही भर्ती आ जाता है तो मेरा अनुमान जो है, तो उसको भी बहुत जल्दी ही ये भर्ती करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं और बेरोजगारी आज का बहुत बड़ा मुद्दा है। इवन चुनावी मुद्दा तक बन गया है। और कहीं भी आप छोटा सा भी एग्जाम देने जाइए, आप छोटा एग्जाम देने भी आप जाइए तो देखिए भीड़ उमड़ पड़ती है। मैं अभी बिहार गया हुआ था तो देखा वहां पे कि ITI एग्जाम देने के लिए लाखों बच्चा इधर से उधर जा रहा है। इवन कोई भी गाड़ी रुक रही है, AC डिपो में चढ़े जा रहे हैं बच्चे, बिना टिकट AC डिपो में चढ़ रहे हैं। क्या करें, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना है। सबको ITI एक डिप्लोमा जो होता है उसके लिए बताओ लाखों बच्चे परेशान हैं। उसके लिए वो बिना इतना संघर्ष कर रहे हैं कि टिकट मिल नहीं रही है, तो बिना टिकट ट्रेन में चढ़े जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, बेरोजगारी आखिर मुद्दा क्यों ना हो। जब इतनी बेरोजगारी है, काम है नहीं लोगों के पास में, तो मुद्दा होना जायज सी बात है। और सरकार भी अपने पक्ष में इन बेरोजगार युवाओं को लाने का, या जो युवक हैं उनमें एक उम्मीद जगाने का अथक प्रयास करेगी। और अगर युवाओं में अथक प्रयास कर ले जाती है, तो आप ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा किसी फैमिली पर प्रभाव पड़ता है तो वहाँ के युवाओं का ही पड़ता है। अगर युवा अपने घर में कोई बात माता पिता या किसी से कहता है तो वो उसका अनुसरण जरूर करते हैं। अगर उनके लड़के को रोजगार मिलता है तो सिंपल सी बात है, माता पिता को खुशी होगी और सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे। अदरवाइज सरकार के विपक्ष में वो बिल्कुल जाएंगे। तो सरकार भी चाहेगी कि हमें वोट समीकरण बनाने के लिए वो भी रोजगार देने का प्रयास करेगी। तो इन सभी बातों को देखते हुए अगर आप सरकारी नौकरी की उम्मीद ना करें, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बिल्कुल तैयारी बंद कर दीजिए। आप जो भी बिजनेस धंधा जो भी करना चाहें वो करिए, क्योंकि बिजनेस में भी कोई कम पैसा नहीं है। भारत में इतने कस्टमर हैं, आप कुछ भी कोई भी दुकान कुछ भी अगर आप सही से चला ले आते हैं
आपका ये व्यू बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आप बिजनेस भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट नौकरी करने का चाहते हैं तो फिर पूरी तन्मयता से लग जाइए। और सिपाही भर्ती जो लोग एज में हैं, तो जैसे भी बात ईडब्ल्यूएस पे चल रही है, बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि ईडब्ल्यूएस वालों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो हो सकता है, मेरे पास कोई सूत्र वैसे नहीं है, एक पेपर में ही दिया हुआ था और उन्होंने कहा हुआ था, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कई राज्यों में दिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस को छूट देना चाहिए। तो जनरल के लड़के हैं, गरीब हैं, तो उनको ओवर एज हो गए हैं तो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है उनको। और बाकी जो लोग हैं एज में हैं, तो वो जम करके, अगर उन्हें वर्दी का शौकीन है, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो जम के तैयारी कर लीजिए। उसका रीजन है कि अगर दरोगा भर्ती जैसे बहुत तेजी से हुआ है, ऐसे ही अगर यूपी और कांस्टेबल यूपी, मेरे विचार से या मेरी जो सोच है, तो यूपी कांस्टेबल भी बहुत तेजी से होगा। अब उस तेजी जो बहाव में अगर आप साथ में बह गए, तो आपको हो सकता है कि जल्द ही आप वर्दी पहनने का मौका मिल जाए। अदरवाइज फिर आप बैठ करके मनन करते रहिए दूसरे मुद्दों पर, दूसरे रिजल्टों पर, सारी चीजों पे। तो जो सिपाही बनना चाहते हैं वह या तो तैयारी मत करो तो भी ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा है, आप जुट जाइए, नहीं तो तुरंत सारा चटपट बहुत जल्दी से सारी चीजें हो जाएंगी और आप सोचते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लोग अगर वर्दी पहनना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अब जुट जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कोरोना काल के बाद से सभी लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब रही है, ठीक है। और ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन जो होता है कि उसके हम लोग बहुत आदी नहीं है, ये आप बिल्कुल याद रखें। हमारे यहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम लोग ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ पाएंगे, ठीक। वो तो जबरदस्ती थोप दी गई, और हम लोगों ने कुछ जो कॉमेडियन जो जोक है उनको सुन करके उसे मान लिया कि वो शिक्षा है, तो वो शिक्षा नहीं है। चल उनसे कंपटीशन नहीं पास होंगे, और किसी के पास 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख मिलियन 50 मिलियन व्यूवर्स हैं, वो अच्छा पढ़ा रहा है, इसका भी मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी पेन राइटिंग याद रखिए, जो हमने एक्चुअल में हम जो अभी तक हम लोग की हैबिट है वो कैसी है, पेन पेपर की राइटिंग। तो पेन पेपर पर फोकस ज्यादा करें, अपने ऊपर विश्वास ज्यादा करिए और पेन पेपर लगाने का प्रयास कीजिए। आई बात। तो यूपी पुलिस में मैं बात कर रहा हूं, या जो भी अभी आप एनटीपीसी दे रहे हैं, तो देखिए उसमें भी कोई बहुत जो डीपली प्रश्न आ रहे हैं, तो वो तो किसी जो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो किसी को नहीं आ रहे हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो सामान्य पढ़ने वाले हैं उसको भी आ जा रहे हैं। तो किसी भी पेपर में 100% तो रिजल्ट भी नहीं आता। अभी एनटीपीसी में देखिए जनरल का मेरिट जा रहा है 50% के आसपास, 50-55%, यानी 40-45% आप आराम से छोड़ भी देते हैं आप पेपर, तो भी आप पास हो जा रहे हैं। पास हुए जा नहीं रहे, हुए हैं लोग पास। तो आप इतना परेशान ना होइए, एक कायदे से जीएस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और फैक्ट चीजें हैं क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में फैक्ट आता है, तो उनको आप याद करना चालू करें, उनको छोटे छोटी चीजों को नोट बनाना चालू करें, क्योंकि बार बार नोटी बुक को कितनी बार आप पढ़ते रहेंगे, उनको आप लिखना चालू करें। और जो भी आप न्यूज सुनना चालू करें, तो न्यूज में भी क्या करें आप कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डे बाय डे नोट करते जाए। जो भी डीडी न्यूज की न्यूज सुने, भारतीय न्यूज सुने, जो आप एबीपी आप इन पे दरअसल वो चीजें नहीं आती, तो आप न्यूज है तो जो भी है दूरदर्शन का सुन सकते हैं, डीडी न्यूज है, विविध भारती है, तो वो ले लीजिए, और उसी से जो भी वो महत्वपूर्ण टॉपिक देता है उनको धीरे से पेज वाइज डाल करके नोट करते जाइए। किसी के सहारे आपको करंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी अगर किसी का वीडियो देख लेते हैं तो मैं कहूंगा वो प्लस ही पॉइंट होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसके बाद मैथ में लीजिए, तो अभी क्योंकि समय है, अभी नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिट है कि जो लोग नहीं तैयार है वो क्या कर सकते हैं, अभी आप एक एक टॉपिक पकड़िए, उन टॉपिकों को समझिए और उन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अभी स्पीड को मत देखिए, जो नए लोग हैं वो स्पीड पता ही मत देखिए, ठीक। और जो लोग तैयारी है वो आप स्पीड अपना देख सकते हैं। तो आपको अभी क्या है कि अभी आप टॉपिक सुधारें, अपनी स्पीड को छाने दीजिए, स्पीड तब देखिए जब एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए, तब स्पीड बना दीजिए, तब तक आपके पास समय है आपका टॉपिक सुधारने का। तो जीएस में तो हम लोग जो भी लेखपाल का लगेगा एग्जाम, उसके लिए और प्लस पूरा फोकस यूपी कांस्टेबल के देकर के
ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मेरा जो भी है सहयोग रहेगा कि उनको मैं चीज़ें अच्छे से उपलब्ध करा सकूं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं, दिखावा नहीं रहेगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा उसमें सत्यता रहेगी और वैसे एग्जाम आएगा और एग्जाम में वही चीज़ें आएंगी, ये सच है। हाँ, बहुत नौटंकी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, तो उससे आप निश्चित रहें, आपको जो पढ़ाऊंगा वो सही रहेगा और उसको अगर समझ जाएंगे तो पेपर भी अच्छे से निकलेगा, ठीक है। और बहुत कुछ वो भी नहीं पढ़ाऊंगा कि अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि मैं बड़ा विद्वान हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जो आपके काम का है वो बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे 4 चीज़ें होती हैं उत्तर प्रदेश अगर पुलिस की आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि हिंदी आपका रहता है। हिंदी आप जानते हैं हम लोग बोल ही लेते हैं, सब लोग को हिंदी बहुत कठिन नहीं लगता, लेकिन अभी से आप इसकी जो शब्दावली है, शब्दकोश तैयार करना चालू कर दिए। तो जैसे देखते हैं हिंदी में पहले चीज अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए शब्दकोश। शब्दकोश मतलब विलोम शब्द, विलोम है, पर्यायवाची है, मैं सारी चीजें जरूरी नहीं लिखूं यहाँ पे। पर्यायवाची शब्द है, एक वचन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और सबसे अच्छा आज की डेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। इनका यूज हो रहा है विलोम शब्दों की जगह पे, अनेकार्थी शब्द जो है, ठीक, इनको अभी से तैयार कीजिए, ठीक। ये भूमिका है, बेस है, अभी से बनाना स्टार्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं अच्छे से। रीजन होता है कि हिंदी हम बोलते जरूर हैं, लेकिन जो एग्जाम की हिंदी होती है वो मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी होती है, और हम लोग जो बोलते हैं वो सारी भाषाएं भी जो हम लोग कुछ भोजपुरी की, अवधी के भी, कुछ शब्द इंग्लिश के भी, कुछ सारी कह सकते हैं आप खिचड़ी भाषा हम लोग बोलते हैं। तो देखिए पेपर की जो भाषा होगी वो कैसी होगी, वो स्टैंडर्ड हिंदी होगी, और स्टैंडर्ड हिंदी आप जानते हैं जो लिखित भाषा स्टैंडर्ड भाषा होगी उसमें कोई आप कह सकते हैं कि इधर उधर नहीं कर सकते, आप जो है वही उसको करना, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आपको। तो अभी से यहाँ तैयार कीजिए। अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस में अच्छे से फाइट करना, तो ये पहले से भूमिका बनाना चालू कर दीजिए, और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि देखिए ये कोई IAS एग्जाम नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिपाही बनने के लिए, वनडे एग्जामिनेशन बनने के लिए, वनडे का जो एग्जाम है वो बीट करने के लिए आप अगर थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, थोड़ी सी संजीदगी से, मतलब फोकस से आप पढ़ाई करते हैं, तो मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, हाई स्कूल इंटर पास किए कई साल, फिर वो उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं और वो वापस आकर के वो एग्जाम को पास करते हैं और आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। तो मैं IAS की UPSC क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं PCS क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, और जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत करते हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ बिल्कुल टॉप लोगों से आपको फाइट करनी पड़ती है। तो सिपाही इतना बड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, 15 घंटे 18 घंटे मेहनत करने की, क्योंकि अगर आप 15 घंटे मेहनत सिपाही करने लगेगा तो फिर UPSC वाले क्या करेंगे, ठीक। और बहुत अच्छे तो UPSC वाले से तो 4 घंटे 5 घंटे बोलते हैं पढ़ने के लिए। तो ये है, लेकिन अच्छे तरीके से एक फोकस से पढ़ने की बात है, तो चीजें ये है। तो ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अगर आप सिपाही या तैयारी कर रहे हैं किसी भी छोटे एग्जाम की, तो आप 5-6 महीने के जो है वो फोकस से पढ़ाई कीजिए। बहुत घबराने तो नहीं है, आपका बहुत बैकग्राउंड नहीं है शिक्षा का, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, IQ लेवल आपका अच्छा है, आप चीज़ों को अच्छे समझ सकते हैं, तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वनडे एग्जामिनेशन कुछ लोग 5 साल 8 साल 10 साल तैयारी भी करते हैं तो भी वो नहीं पास कर पाते, और कुछ लोग 6 महीने 8 महीने 10 महीने में एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 साल वाला तैयारी वनडे में हो सकता है ना नौकरी पाए, लेकिन 6 महीने तैयारी करने वाला नौकरी पा सकता है। तो अगर ये बिल्कुल सच है, ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो कि आपका शैक्षणिक जो है बैकग्राउंड नहीं है बहुत अच्छा, तो हम एग्जाम नहीं बीट कर सकते, ठीक। आप यहाँ पे एग्जाम बीट कर सकते हैं, ठीक। अगले आपको 6 7 8 महीने या मतलब जो भी भर्ती प्रोसेस करेगा उस समय तक आपको संयम से पढ़ाई करनी है। तो एक तो हिंदी आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक फायदा भी है कि अधिकतर अंग्रेजी भाषा SSC करने वाले जो तैयारी करते हैं CGL वगैरह, उनसे आपका कंपटीशन खत्म कर देती है हिंदी। दूसरा आपका जो है वो गणित पूछी जाती है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो गणित रहता है वो अंक गणित का रोल ज्यादा रहता है।
अंकगणित जो है आपका विशेष भूमिका अदा करती है। ठीक, इससे भी हिंदी भाषी लोगों को, जो हिंदी बच्चे हैं, उनको भी ज़्यादा मदद मिलती है। तो अंकगणित रहता है। अंकगणित में फार्मूले पे बहुत जोर नहीं होता है, IQ लेवल और हर सवाल को आपको लगाना ही पड़ेगा। ज्योमेट्री वगैरह में क्या होता है कि फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो वो जो CBSE बोर्ड है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। जो तीसरा आपसे पूछा जाएगा वो हो गई आपकी रीजनिंग, जो तर्क क्षमता होती है, तार्किक अतार्किक। तो मैं रीजनिंग ही लिखे दे रहा हूँ। तो रीजनिंग होता है, ये तो जानते ही आप सभी लोग कर ही लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग, और यहीं से स्टार्ट कीजिए, मैथ को बाद में करिए, इसको स्टार्ट कीजिए रीजनिंग को। रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप कर लीजिए। रीजनिंग तो पहले हर पूरे सारे चैप्टर खत्म कर लीजिए, उसके बाद इसमें फिर स्पीड बना देने पे जुड़ जाइए। वो स्पीड कैसी होगी? प्रैक्टिस सेट देने से स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है मूल विधि। एक इसमें होता है मूल विधि। तो मूल विधि में बहुत देखते हैं कि मैंने देखा कि बहुत रटा देते हैं कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ाने वाले। तो वो देखिए क्या होता है कि आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ अंदर एग्जाम होता है, तो जो पेपर होता है, उस पेपर को देख करके कुछ लोग मार धाराएं अनुच्छेद वगैरह रटा कर देते हैं मूल विधि में। ठीक, और आप भी देखिए घबराते थे धाराएं अनुच्छेद मूल विधि में कैसे हम याद करेंगे। तो इतना नहीं आता। सामान्य से जो हम लोग टीवी देखते हैं, फिल्मों में यूज होती हैं, आज जो भी सामान्य चीजें हैं, तो वो ही पूछी जाती हैं। तो उतना ही याद रखिए, उतना ही आप हल्का सा पढ़ लेते हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। उतने अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको ये IPC याद कर रखें। उतनी IPC जिन दिनचर्या में आप मूवी देखने जाते हैं, फिल्म बनती है, उन पे यूज होता है। आपने सुना होगा दफा 300 ये फलाना ढिमा का हिंद बोला करते जैसे साहब आवाज आती है ये शुरू में। तो उन चीजों पे गौर, क्योंकि जो हम हमारे दैनिक जीवन में यूज हो रही हैं, उन पर एक आपसे नजर रखी जाती है कि आप उनको देखें। बाकी अनुच्छेद धाराएं तो आप वहां जाएंगे जब ट्रेनिंग पे, तो ढेर सारी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, फिर वहां पेपर होगा, तो उसमें वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। लोग क्या करते हैं, वही पेपर उठा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कहीं से, और फिर यहाँ भी वही बच्चों को पढ़ाना चालू कर देते हैं, वही रटाना चालू कर देते हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। तो आपको सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं बता दूं तो हिंदी में शब्दकोश में क्या है। हिंदी में जैसे और थोड़ा सा डीपली जाए तो मैथ का, तो मैं एक शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको देखिएगा डेली का डेली। और रीजनिंग भी आप वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो उसे देखिएगा। ठीक है भाई। और मूल विधि की जो क्लास रहेगी वो भी रहेगी, जितना पेपर में आपके कम से कम पढ़ा के मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या सभी प्रश्नों को पेपर में कह सकते हैं फंसाना, क्या कोई वो नहीं, ज्यादा ज्यादा ऐसा पढ़ाना, कम से कम पढ़ा करके ज्यादा ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल बनाना आपको, ये मेरा मूल मकसद रहेगा। हिंदी में क्या है इसमें लिख दे रहा हूँ, तो तैयारी कीजिए। जैसे बाकी गणित है जिन लोगों को नहीं आती, तो जब पढ़ाएंगे हम और थोड़ी फिर फोकस करेंगे आप, तो चीजें आएंगी। रीजनिंग का भी पढ़ाएंगे, फिर आप फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। मूल विधि वही है। अभी क्या है, हिंदी तो चूंकि आप पढ़ ही लेते हैं, तो ये आपका खुद का भी काम है कि चीजों को तैयार कर लेना। तो हिंदी में क्या आता है वो भी देख लो। कुछ नहीं, वही बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, वही सारी चीजें हैं। जैसे आपका संज्ञा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद विशेषण क्या होते हैं इनके बारे में नॉलेज ले लीजिए थोड़ी सी, कहाँ कौन सा विशेषण यूज हो रहा है। उसके बाद आपका कारक आ जाइए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कारक का क्या काम है। समास आप यूज कर लीजिए। समास, दो शब्द जब जुड़ते हैं समास बनता है, और दो वर्ण जुड़ते हैं, वर्ण समझते हैं आप, दो अक्षर, तो संधि बनती है, तो दोनों एक ही रूप हो जाइए, है ना, संधि हो गया आपका। उसके बाद रस में दोनों चीज है। UPSI में उल्टा पूछ लिया, एग्जाम्पल दे दिया, रस पूछ लिया। ठीक, तो आपको पहचानने का भी थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए कि किस उदाहरण में कौन सा रस है। उसके बाद अलंकार जानते हैं, जो शब्द किसी भी काव्य की शोभा बढ़ा दें, अलंकार का मतलब आभूषण हो गया, तो अलंकार की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद अशुद्धियां दो प्रकार की होंगी यहाँ पे आपका, एक होगा वाक्य अशुद्धि और एक शब्द अशुद्धियां, दोनों अशुद्धियां यहाँ पे होंगी। तो अशुद्धियों को पहचानना चाहिए, जिसमें कारक अशुद्धि है, विशेषण अशुद्धि है, संधि अशुद्धि है, तो उनको भी कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और वाक्य उपवाक्य वगैरह होते हैं, आप देखते हैं ना, वाक्य उपवाक्य है, इनको पहचानना सीख जाए। तो यही सब चीजें हिंदी में रहेगा आपका। ठीक,
जी, इन्हीं को तैयार करना चालू कर दिए। ये पढ़ाया तो जाएगा ही, लेकिन ये आप अपने आप भी कुछ चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो ये इनको तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि आपका ये सिलेबस एक चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी आपका। जैसे ये रीजनिंग बहुत कुछ अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आप स्वयं भी, ये अभी से कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें आपकी खत्म हो गई, बचेगा बर्डन दो चीज़ में, तो समय कम भी रहेगा, तो दो चीज़ों को और अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल से। हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं, और जब तक यूपी कांस्टेबल की भर्ती नहीं हो जाएगी बहुत अच्छे से चलाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको देंगे ऑनलाइन। ठीक, इवन प्रैक्टिस सेट से लेकर के सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।